ओके अच्छा, बबलूज इधर अटेंटिव हो जाएं और भालूज का सर पकड़ के जो है वो आप नीचे कर दें। बबलूज को इधर अटेंटिव कर दें। भालू का सर पकड़ें अपने राइट साइड वाले और सर पकड़ के डाउन कर दें। थोड़ी देर के लिए उसको मुराकबे में भेज दें। भाई चार्जर भी लगा दो। बैग में नहीं है चार्जर, फिर इनसे ये पड़ा हुआ यार, बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। साथ वाले को बहुत हंसी आ रही है। भाई इसका कोई सॉकेट लाके दो, ये लूज हुआ है। अच्छा भाई, हमने ये पढ़ा था कि आपके साथ वाला संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ता, और दूसरा जो साथ वाला है, जो दाईं साइड वाला है, वो इतना पढ़ता है कि पढ़ पढ़ के बताता भी नहीं कि नजर ना लग जाए। तो परचेज हमारी कई किस्म की है। अच्छा, जो फिक्स्ड एसेट की परचेज है उसके बारे में दांत अंदर, फोन बंद कर लोगे ऑटो पे अंदर हो जाएंगे। फिक्स्ड एसेट की जो हमारी परचेज है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर प्लांट और मशीनरी है तब रिकॉर्ड करने की इजाजत है, और अगर कोई अदर परचेज है, किस पेज पे लिखा था ये? 21 के पहले पेज पे, साथ वाले के मत्थे पे चिस्पा भी करना है क्लास के बाद। तो जो फिक्स्ड एसेट की परचेज है, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी की है तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, अदर्स है तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। रॉ मटेरियल की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, बिजली के बिल रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। सर्विसेज पे अगर सवाल कह देगा परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे, और अगर सर्विसेज पे सवाल नहीं कहेगा तो परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस साथ साथ पहली रो में बातें करेंगे। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारी क्लास का आज। ओके भाई, गरम अंडा ले आया करें इसके लिए एक, ना पूरी क्लास में बोलता रहता है। पेज नंबर 547 है, लेकिन साथ वाले की बुक का फैज एसोसिएट्स टेस्ट का सॉल्यूशन शेयर हो गया था आपसे? नहीं भाई, उसको फोन करके कहो अब्दुल्ला को टेस्ट का सॉल्यूशन शेयर कर दे। फैज एसोसिएट्स पिछले टेस्ट का, अगले टेस्ट का इंशाल्लाह कर देते हैं आपसे। फैज एसोसिएट इज पार्टनरशिप कंसर्न एंड रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। बेटा पेज 547, एज मैन्युफैक्चरर कम डिस्ट्रीब्यूटर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय फैज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। जनवरी 2018 के महीने की उसने ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। बट टेक लगा के बैठ जाए, आसान सी चीजें। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। अच्छा, एक काम हमने ये करना होगा कि सेल में, ये गले मिलने की बात नहीं है क्लासमेट्स, नॉट सो, तो ये क्लास साइट ऑफ एनीथिंग के क्लास हो रही है और आप चलती क्लास के अंदर बस रुकवा के गले मिल रहे हैं। तो इंक्लूड है, इंक्लूड्स, और फिर यहां पे आके लिखें इंक्लूड है, यानी कि ऊपर वाली फिगर्स में मसला है, उसमें कुछ पड़ा हुआ है, इंक्लूड है। और इसके अलावा मुझे पूरे सवाल में इंक्लूड नहीं मिल रहा। हाँ, अगले सवाल में वो रहने दें। अच्छा, अब किस फिगर में मसला है? जरूरी नहीं मसला हो, बस इंक्लूड है। जैसे एडमिन एक्सपेंसेस में कुछ पेनल्टी पड़ी होती थी, अदर इनकम के अंदर डिविडेंड इनकम पड़ी होती थी, तो इधर भी इंक्लूड है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, इस फिगर में मसला है। उसके बाद परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर,
परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो इस फिगर के अंदर भी जो है वो मसला है। ये तो ये दो फिगर्स को हमने हाईलाइट कर लिया। दे डोंट हैव प्रॉब्लम, दे हैव आई थिंक सीरियस प्रॉब्लम्स इन देम। सो लेट्स स्टार्ट। सेल को हम ले जाएंगे वर्किंग नंबर 1 में, 2, 3 में, और परचेज को ले जाएंगे वर्किंग नंबर 1 में। चलें जी। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। वर्किंग 1 will be output or input? Input. We are not supposed to put the it here. We are supposed to input. Working number 2 and working number 3. साथ में छुपा के काम किया करें, उसकी भी नजर लग जाती है। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, आपकी खूबसूरत राइटिंग देख के अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, इनपुट की अपॉर्शनमेंट। टैक्सेबल सेल, माशाल्लाह 1 से लेकर 10 तक भी आपने साथ वाले से छुपा के किया काम। कभी पेपर में भी कुछ पूछ रहा होता था तो आप नहीं बताते थे माशाल्लाह। अच्छा, खुद पूछ रहे होते थे हम। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, जिनको आपने 100 वाली चीज 118 की बेचनी है, और सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिनको आपने 100 वाली चीज 122 की बेचनी है। यहां पे सेल 3 किस्म की होगी। टैक्सेबल, ये वही होगी वर्किंग 3 से जो आएगी, जीरो रेट और एग्जेम्प्ट। जीरो रेट और एग्जेम्प्ट सेल में ये फर्क है कि जीरो रेट का इनपुट रिफंड होता है और एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड हो जाता है। ये जीरो रेट और एग्जेम्प्ट के अंदर फर्क है। ये अभी आप इधर बैठे हुए थे, ये आए हैं, रख के लगाओ इसको, लेट आया है। अच्छा जी, बीना सिकंदर का नाम सुना हुआ है आपने? ओके, दैट्स नाइस। सेल, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, बस जिनको पता चल गया उन्हीं से बात हो रही थी, बाकियों से बात करना मकसूद नहीं। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 3450। वो गूगल पे डाल रहे हो भाई, गूगल पे नहीं मिलेगा, चपेड़ होमवर्क भेजा था बीना सिकंदर। पास पेपर चैप्टर 18 का क्वेश्चन 14 था, हमने क्यों लोगों को डिस्कस करना है इधर। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स जी कितनी है? 3450। अच्छा, परचेज पे आपने 7-7 18% लगाना है। सेल पे अगर आपने 18% लगाया तो वो आप पे 18% लगा देगा। अच्छा जी, इसके बाद सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 1000। चलें जी, कुछ लोग नोट नहीं कर रहे, यहां तक इतना नोट कर लें सारा, फिर आगे चलते हैं। फेस के लिए साथ वाले का फेस छोड़ दिया करें, फिर उस पर इंशाल्लाह हम नोट कर लेंगे। ओके, आज वैसे भी इस गम में वो तैयार होके आया है कि संडे में पढ़ नहीं सका। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बताया हमने न्यूमेरिकल्स शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें सारी चीज़ें वो नहीं होंगी जो हमने क्लास में पढ़ी होंगी, तो इसलिए कुछ बातें भी आपको पता चला करेंगी। बोले ऐसा जहाज, उड़ने वाले की बात कर रहा हूं, ऐसा जहाज जो कि बाहर के मुल्क जा रहा हो, पाकिस्तान के अंदर ही अंदर नहीं, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर लाहौर लाहौर, वो वाला नहीं। ऐसा जहाज जो पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जा रहा हो, ऐसा जहाज जो पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जा रहा हो, और आप उसको ऐसी चीजें बेचें जो रास्ते में दौराने जहाज की फ्लाइट इस्तेमाल हो जानी है।
मिसाल के तौर पे नहीं, फ्रिज तो अगर जहाज को बेचे तो वो तो जहाज वाले फ्रिज में लगा लेंगे, वो फ्रिज तो कई साल चलेगा, रास्ते में इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। खाना खाने की चीजें, टिश्यू पेपर, भाई को याद आ रहे हैं बड़े, टिश्यू पेपर, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो खाना खाने की चीजें, शैम्पू तो पता नहीं, वो तो जहाज में वो बाहर दो चले जाओ, वो 2 मिनट में कहते हैं बाहर आओ, तो शैम्पू कहाँ, अच्छा जीप जीप बातें कर रहे हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स, बस रूल ये है कंज्यूम। अगर आप जहाज को ऐसी चीजें बेचें, कोई भी जहाज मिले आपको जो बाहर के मुल्क जा रहा हो, अगर आप किसी भी जहाज को जो कहां जा रहा हो, आपने कई जहाज देखे हैं ना दुनिया में जो बाहर के मुल्क जा रहे होते हैं, तो बैठे बैठे कहते हैं मैं यूरोप जा रहा हूं, जहाज, तो कई जहाज ऐसे होते हैं जो कहां जा रहे हो, बाहर के मुल्क। अगर वो जहाज, उसको आप ऐसी चीज बेचें जो जहाज वालों ने रास्ते में इस्तेमाल कर लेनी है, पेट्रोल भी हो सकता है, खत्म भी हो जाता है रास्ते में, तो पेट्रोल भी हो सकता है, तो कोई भी चीज जो जहाज ने रास्ते में क्या कर लेनी है, वो जीरो रेट हुआ करेगी। वो क्या हुआ करेगी, जीरो रेट। तो इसलिए इसको जीरो रेट में डाल दें। फिलहाल रूल लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे कहीं। तो ये जीरो रेट सेल कितनी हो गई, 5 लाख, 500। अब इसके अंदर वाले कॉलम में मैंने लिखा प्लीज हियर लेट हर एंजॉय। ओके, चलें जी, ये अगली एक चीज आपके सामने आई है, इसका बताएं। मैंने कहा था कि जीरो रेट सेल से की एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट्स, लेकिन अगर सवाल कह दे कि लोकल सेल भी जीरो रेट है, यानी आप पाकिस्तान में कोई चीज बेच रहे हैं, हुकूमत ने कह दी है जीरो रेट कर दो, तो क्या करें इसका, फिर जीरो रेट में ले जाए। तो बस जब सवाल कह रहे हैं ये जीरो रेट सेल है, तो कौन सी सेल है, जीरो रेट। बोलें 500 प्लस 700। आए भाई, आपका इंतजार था। अल्हम्दुलिल्लाह सेल फारग हो चुकी है, जहाज बाहर पहुंच चुका है। टिश्यू टेटर, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ना ना, अब नहीं, अब मैं देख लेता हूं, सॉरी प्लीज, सॉरी। परचेज फ्रॉम, इसमें मैं 18% इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें कोई मसले हैं नीचे जाके, वो देखेंगे, हो सकता है बाद में पता चले वो मसले ही नहीं है, लेकिन देख लेंगे नीचे जाके। नीचे तो सबने जाना है ना, बेसमेंट में। अच्छा जी, आगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ये आपसे बारहा बात हो चुकी हुई है। सेल टू रजिस्टर्ड, जब होंडा वाले डॉलेंस को गाड़ी बेचें तो 18% लगाएं, और जब होंडा वाले बुरे बच्चे को गाड़ी बेचें तो उससे गाड़ी के पैसे 22% लें उस पर, और अगर वो नहीं देता तो उसको गाड़ी बेचे ही ना। लेकिन अगर आप चीज़ें खरीदने जाएं जनरल टायर से, अगर आप चीज़ें खरीदने जाएं जनरल टायर से, रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो आप 18% लगा लें। लेकिन अगर आप चीज़ें खरीदने जाएं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, अनरजिस्टर्ड बंदे से, एक ऐसी दुकान के ऊपर चीज़ें खरीदने जाएं जिस दुकान ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना करवाया हो, तो फिर ऐसी सूरत में आप उस परचेज पे 18% पे ना करें। ये नोट कर लें, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पेपर में हमेशा क्या करनी है, और सेल टू अनरजिस्टर्ड इग्नोर नहीं करनी। ओके, मेरे पास भी है मोबाइल, क्यों दिखा रहे हो अपना मोबाइल हमें? अच्छा,
चलें, ये तो वैसे ही मैंने बात कर दी माशाल्लाह। बस ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी शौकिया नहीं मारनी। ये तो लफ्ज़ भी बोलता अच्छा नहीं लगता बंदा, ऐसे ही है ना। कुछ नहीं, वैसे ही आपसे बात नहीं कर रहा था, आपने मारी नहीं तो आपको क्या पता। अच्छा, नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इसे क्या करें? इग्नोर करें। परचेज फ्रॉम ऑफ ₹450। देखें ना, आप किसी दुकान से चीजें खरीदने जाएं, उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना कराया हो, तो आपको डीओजी ने बीआईटी की है कि आप जो है वो वहां पे टैक्स पे करेंगे। निगोशिएशन कर लें हाइब्रिड में, फोर्थ लास्ट रो में। निगोशिएशन का रिजल्ट मुझे जरूर बताना है पर्ची पे लिख के। अच्छा जी, एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इसका जरा बताएं क्या करना है। आप एक चीज खरीदने गए हैं रजिस्टर्ड बंदे से, हुकूमत ने वैसे उस पर टैक्स आजकल माफ किया हुआ है, हुकूमत कहती है इस पर टैक्स नहीं लगना। ऐसी परचेज है जिस पर टैक्स नहीं लगना। अब 18% लगा दूं परचेजेस में जाके या इग्नोर कर दूं? बस अंडरलाइन कर लें एग्जेम्प्ट। तो आज हमने पढ़ा कि परचेज भी एग्जेम्प्ट हो सकती है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे? सेल है, तो परचेज भी एग्जेम्प्ट हो सकती है। रजिस्टर्ड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, अब 3 किस्म की चीजें बन गई। सारे ऊपर मुंह करें और आंखें नीचे। अच्छा, अच्छे बच्चे से टैक्सेबल चीजें खरीदी तो ठीक है, 118 की खरीदें। इधर नीचे आए, ये जो मेरी उंगली है यहां पे, अच्छे बच्चे से एग्जेम्प्ट चीजें खरीदी, ठीक है, टैक्स पे ना करें। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था, फल हैं उन पे हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया हुआ, दालें हैं उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ। तो किसी अच्छे बंदे से जाके, अच्छी दुकान से, रजिस्टर्ड दुकान से आपने जाके कोई फ्रूट खरीद लिया, तो आप बस परचेज पे ये माल्टा ना टैक्स दे, कोई मसला नहीं। सिमिलरली अगर आप बुरे बच्चे से टैक्सेबल चीजें भी खरीद लें, तो जाहिर बात है वो दुकान ही ऐसी जगह पर उसने खोली हुई है, उसको खुद ने टैक्स ले भी लेगा तो हुकूमत को उसने पहुंचाना नहीं, वो तो पहले छुप के काम करे, उसने अपने आप को अनरजिस्टर्ड रखा हुआ है। तो आप उसको 18 दे के आएंगे, उल्टा जो है वो और ज्यादा अपना भी नुकसान करेंगे, हुकूमत तक भी नहीं वो 18 जाना। तो इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं यहाँ पे टैक्स पे करने की। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? 18%। इसे पेपर में इग्नोर करेंगे, इसे भी पेपर में इग्नोर करेंगे। चलें जी, ओके। परचेज किन गुड्स की? ऑफ ₹600। जी ले आए इधर। इनपुट पिछले महीने का माइनस नहीं हो सका, तो ये न्यूमेरिकल के फेस पे जाके माइनस कर देंगे। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड, सेल टू रजिस्टर्ड 3450 इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू 80,000 सोल्ड टू हाफिज ब्रदर्स। हमारे महीने के आखिरी दिन हमने उसको बेची हैं चीज़ें। हाफिज ब्रदर ने बिजनेस तो वैसे इसी महीने शुरू किया है, और उसने एक एप्लीकेशन भी दी थी सेल्स टैक्स वालों को 30 जनवरी को कि मुझे रजिस्टर कर दो, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक वो रजिस्टर नहीं हो सका। कोई मसला होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा रहा होगा, कोई डेफिशिएंसी होगी, पूरी नहीं कर रहा होगा। तो बहरहाल उसको चीज़ों की ज़रूरत थी, हमने तो बेच दी। तो जब उससे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा होगा तो उसने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा या उसने कहा होगा मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो अब आप बता दें, इसको सेल टू रजिस्टर्ड ही समझें
या फिलहाल अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में डाल दें, अनरजिस्टर्ड में डाल दें, क्योंकि जाहिरी बात है अगर वो कह रहा है कि मुझे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो कोई ना कोई मसला है उसके रजिस्ट्रेशन में, तो उसे चाहिए था कि टाइमली रजिस्ट्रेशन कराता फिर आके हमारे पास चीज़ें खरीद लेता। लेकिन फिलहाल जब हम उससे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बता सकेगा। तो बता दें हमने किस बंदे को चीज़ें बेची हैं, जो हाफिज ब्रदर्स को। कॉन्सेप्ट की मत मारनी हो तो आप लोगों से सवाल पूछ लो, हाफिज ब्रदर, इससे क्या कॉन्सेप्ट बनना है हाफिज ब्रदर का लफ्ज बोल के? सॉरी ज्यादा हो गई लेकिन बनती थी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर हमने ऐसे बंदे को चीजें बेची हैं जिस बंदे ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो क्या उसको सेल टू रजिस्टर्ड में पड़ा होना चाहिए या सेल टू अनरजिस्टर्ड में? सेल टू रजिस्टर्ड इंक्लूड सेल टू हाफिज ब्रदर। तो ये अनरजिस्टर्ड सेल है ना, तो इसको निकालें यहां से, -80 क्या करें? रिक्लासिफाई। क्या करें? रिक्लासिफाई। सेल टू हाफिज ब्रदर्स। बेटा तुम इधर ऊपर चढ़े हुए हो, नीचे आओ। देखें कैप मिल रही है इधर कहीं, रखते हैं। ओके नेक्स्ट, इससे क्या करें? ये तो अभी पढ़ा, ये तो लगा शुक्र कॉन्सेप्ट पढ़ा ही हुआ है आपने। सेल्स में इंक्लूड है 6 लाख रुपया, गुड्स हैविंग सॉरी इंक्लूड 6 लाख नहीं है, इंक्लूड गुड्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ विच वर सोल्ड टू परवीन फॉर 5 लाख। हमने बेची 5 लाख की हैं, तो परवीन फैज की खाला निकली। फैज कौन है? हमारे सवाल वाला बंदा। तो परवीन फैज की क्या है? खाला है। तो NaSO फुफ्फो समझ लें, जो मर्जी समझ लें, सॉस समझ लें, सॉस चिली सॉस जो मर्जी समझ लें। तो नहीं, अगर सॉस को समझेंगे चिली सॉस तो फिर वो वैसे ही मिलेगी, इसलिए ये मैं ऑब्वियसली शुरू से ही अच्छी दुआओं की असल में कमी होती है जिसकी वजह से। अच्छा तो गुड्स है, अपने ऊपर डाला करें चीजें दूसरों में। गुड्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 6 लाख विच सोल्ड टू परवीन फॉर 5 लाख। तो सेल किस पे पड़ी होनी चाहिए परवीन की? 6 लाख पे। और पड़ी किस पे है? तो क्या करें फिर? माइनस करें 5 लाख और इधर ही डाल दें सेल टू परवीन बाजी जी। कितने की? 600। हमने कितने की बेची हैं? 5 लाख की, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? 600। 100 ऐड करना है या 500 माइनस करके 600 ऐड करना है? प्रॉपरली रिक्लासिफाई करें। चलें जी आगे। अच्छा थर्ड शेड्यूल की चीजें किसी को पता हो कि उनका क्या करना होता था? भाई ये कीबोर्ड चेंज करा दें, इसका पता नहीं M काम नहीं कर रहा। शायद आपको याद हो कि हमने पेज नंबर 510 पे ये पढ़ा था कि फॉर सेल्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल टैक्स बी चार्ज एज रिटेल प्राइस एट द रिटेल प्राइस। चलें जी, गुड्स हैविंग ऑन 1 जनवरी 2018 महीने के पहले दिन, महीना तो नहीं होता, साल तो नहीं होता, इस में तो हमारा महीना होता है। खा लें चीज़ें हाइब्रिड में, खाना पीना चलता रहे बस। ऑन 1 जनवरी 2018 को FA लॉन्च्ड टूथब्रश विच इज़ कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। इसने टूथब्रश लॉन्च किए हैं जो कि थर्ड शेड्यूल के आइटम है। तो थर्ड शेड्यूल के आइटम्स की क्या खासियत है? रिटेल प्राइस।
रिटेल प्राइस ऑफ टूथब्रश इज 100 रुपया, एक टूथब्रश 100 रुपए का, एक टूथब्रश 100 रुपए का, एक टूथब्रश 100 रुपए का। हाउएवर बीइंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लॉन्चिंग, लेकिन क्योंकि हमारा पहला महीना है, इसलिए हाइब्रिड में आखिर में बातें करते हुए इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 75। और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके वालों के टीथ बहुत टीथी थे, तो दैट्स व्हाई दे बॉट 4000 टूथब्रशेस। सो व्हाट अ रिकॉर्ड सेल इट इज। अब बोलें क्या करें, ये सेल किस पे पड़ी हुई है? 75 पे। तो हमने क्या कहा था, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल रिकॉर्ड करनी है या रिटेल प्राइस पे? डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल रिकॉर्ड करनी है या रिटेल प्राइस पे? नॉट एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो सेल किस पे पड़ी हुई है? 4000 को ज़रब दें 75 से, जवाब बताएं। 3 लाख। लेकिन 4000 असल में तो मैंने 100 पे रिकॉर्ड करने हैं। 4 लाख किसे कटें, किससे डालें? 3 लाख को कट दें तो सेल डिस्काउंट पे पड़ी हुई है। आंखें खोल के क्लास लेनी, संडे को भी नींदें पूरी नहीं हो रही। अच्छा, चलें जी, ये वर्किंग कर लें। वर्किंग 3.1 -300 + 400। वर्किंग 3 के नीचे छोटी सी वर्किंग 3.1 -300 वर्किंग 3.1 सेल टू सेल ऑफ टूथब्रश 400 वर्किंग 3.1। चलें जी, आज बच्चों डायरी भी हमने फिल करनी है। साथ वाले के जूते पॉलिश हैं, देखें, साथ वाले के बाल सही सेट हुए में हैं, साथ वाले के नाखून कटे हुए हैं, सबको ये सारी इंशाल्लाह चीज़ें चेक करनी है। आज डायरी भी होगी, क्लीनलीनेस के ऊपर क्लास होगी आज। ओके, देखें कितना अरसा हो गया उसने जूते पॉलिश नहीं किए। चलें आगे। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, वेरी स्मूथ एंड इजी चीजें जा रही हैं, बस तसल्ली से अटेंटिवली समझते रहें। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड परचेज ऑफ 2 AC फॉर FA's न्यू ऑफिस। भाई कीबोर्ड किधर से, ये डेल से मंगवा रहे हैं आप? ओरिजिनल कीबोर्ड मंगवा रहे हैं? पता करें, तो खुद जाना पड़ेगा, इस तरह मुझे नहीं लगता आएगा। अच्छा भाई, किस चीज की परचेज है? एयर कंडीशनर। किस चीज की परचेज है? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की परचेज को मैं डालूंगा माय डियर फिक्स्ड एसेट में। कहां डालेंगे? क्या AC वो मशीन है जिससे चीजें बननी हैं? नो। क्या AC इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर तो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर तो वो होते हैं ना कि जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी सेल को ऑनलाइन इंटीग्रेट करते हैं FBR के साथ, ठीक है? तो क्या ये AC इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है या ये मशीन है जिससे चीजें प्रोड्यूस होनी है? हाँ, जबरदस्त, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आप बताएं क्या करें, AC पे परचेज रिकॉर्ड करें ना करें? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि हम मशीन खरीदने पे एज अ फिक्स्ड एसेट और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीदने पे 18% लगाया करेंगे। इसके अलावा दफ्तर में लगाने के लिए AC खरीद लें, ओवन खरीद लें, हीटर खरीद लें, दफ्तर में लगाने के लिए कुर्सियां खरीद लें, मेज़ें खरीद लें, वाइट बोर्ड खरीद लें, प्रोजेक्टर खरीद लें, लेज़र खरीद लें, कैमरास खरीद लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें, इनकी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि
हमने क्या खरीदा है? एसी। एसी मशीन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर भी नहीं है, तो इसे हाँ करके निकालें। हाँ, मैं थोड़ा सा मुंह इधर लेके जाया करें, थोड़ा सा ट्राई करें। हाँ, -150। इस परचेज को डेड करें। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर, ये हम किस सेक्शन में पढ़ेंगे? सेक्शन 8 में इंशाल्लाह ये बात आपको पढ़ाई जाएगी। किसी दिन आपको एडवांस में मैं बता दूंगा, उस दिन तैयार होकर आना है इंशाल्लाह, तो उसमें हम ये बात पढ़ेंगे सेक्शन 8 में। परचेज ऑफ एसी रुपीज कितने? 150। नहीं भाई, इनको भिजवा दें क्लास से बाहर, ये पानी पी के आने। परचेज में एक बिल पड़ा है, चलें कुछ लोग उधर नोट कर रहे हैं। ये हाइब्रिड में जरा मुराकबे से उठा दें, तो थोड़ा सा टेंटिवली जरा बैठना होता है क्लास में, ये भी आजकल एक ऑब्जेक्टिव होता है। परचेज में पड़ा है, अब मैं अगर हर एडजस्टमेंट करा के इधर आके ऐसे बैठा करूं, फिर उठा करूं, फिर क्या असरात होंगे आप लोगों पे? वही मेरे साथ हो रही होती है। मैं कोई एडजस्टमेंट कराता हूँ, कोई इधर जाके बैठा होता है, कोई ऐसे। किसने तो दीवार के साथ पूरी क्लास, कैसे कैसे बच्चे। एन इनवॉइस, कोई हो जाता है इंसान। एन इनवॉइस ऑफ 1 लाख डेटेड 22 जनवरी इशूड बाय तकी। अच्छा, जाहिर बात है हम जब चीजें परचेज करते हैं तो बिल अगला बंदा इशू करता है। यार नहीं यकीन आ रहा, साथ वाले को ले जाए गोरमे की ब्रेड दिलवा दें, इसको पता चल जाएगा। तो गोरमे वाले इनवॉइस इशू करेंगे ना जब आप चीजें खरीदने जाएंगे। तो जब हम चीजें खरीदने जाते हैं तो अगला बंदा क्या करता है? दुकानदार क्या करता है? चीजें भी देता है और साथ उसका बिल भी बना के देता है। एक चीजें हमने खरीदी हैं लाख रुपए की, तकी कारपोरेशन। हाउएवर तकी कारपोरेशन को हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है। किया 6 दिन बाद उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसको लुक लगा के सड़क पे घुमाया, तो इसको ब्लैक लिस्ट करना कहते हैं। तो उसे बदनाम ज़माना हो गया। तो हम पढ़ेंगे कि अगर वो बंदा जो कि बाद में पता चला बदनाम है और आप उससे पहले मिलते थे, तो ये भी जुर्म है, ये भी जुर्म है। आपको पता होना चाहिए था ये कुछ गड़बड़ बंदा है। हुकूमत को तो कब जाके पता चला ये गड़बड़ है? 28 जनवरी को। लेकिन आप उससे पहले मुलाकातें करते थे, आपको पहले पता होना चाहिए था। आपका तो रोजाना उठना बैठना उसके साथ था, कभी कोई चीज खरीदने गए होते थे, कभी कोई चीज खरीदने गए होते थे। तो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि ब्लैक लिस्टेड बंदे से की हुई पुरानी परचेजेस भी डेड हो जाएंगी। हालांकि ब्लैक लिस्ट अभी हुआ है, लेकिन इससे की हुई पुरानी परचेज भी आपकी डेड हो जाएगी। तो ये परचेज किससे की है? नहीं, काले से नहीं, काले से कर सकते हैं परचेज, मैंने तो काले से मना नहीं किया परचेज करने से। ये परचेज किससे की है? ब्लैक -100। परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड ऑफ ₹100। ओके, फिर भी कर सकते हैं, फिर न्यूमेरिकल रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, जी माय डियर। हाँ यार, उसमें ऑप्शंस होती हैं कि आप न्यूमेरिकल रिवाइज कर लें पिछले महीने का, वो कई ऑप्शंस हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा यार, एक मटेरियल है 3.5 लाख रुपए का खरीदा है। इस तरह की हमने कोई बात पढ़ी थी इनकम टैक्स में कि 2.5 लाख से ऊपर की अगर कोई टी अकाउंट का टोटल और उसकी सिंगल पेमेंट 25,000 से ज़्यादा और कैश में पे हो जाए, या फिर कैश में नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था क्रॉस चेक के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के अलावा पे हो जाए, तो वो खर्चा रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। तो उसी तरह की सिमिलर चीज़ इंशाल्लाह हम सेक्शन 73 में पढ़ेंगे।
फिलहाल मुझे आप बता दें कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपको क्रॉस चेक या किसी बैंकिंग चैनल से लग रही है या नहीं लग रही, जरा पढ़ के बता दें। असल में ट्रांजैक्शन का बैंकिंग चैनल से होने के लिए शर्त है कि एक के अकाउंट से पैसे निकलें और दूसरे के अकाउंट में पैसे जाएं। तो ये जरा देख के बताएं। जनरल टायर के पास अब टायर खरीदने गए तो जनरल टायर ने कहा कि ठीक है जी आप टायर खरीद लें, आप परचेज करने आए हैं, तो 3.5 लाख रुपए बने हैं। तो आपने 3.5 लाख रुपए का जो है वो चेक तो आपके पास था नहीं, आपने ब्रीफ केस खोला और 3.5 लाख रुपए के नोट गिनने लग गए। जब आप ये नोट गिनने लग गए तो अगले ने कहा कि भाई ये पैसे तो मैं नहीं रख सकता, आप ऐसा करें ये सड़क क्रॉस करें, सामने बैंक है तो उसमें मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो जाके उसमें पैसे जमा करवा दें। तो उसमें होता ये आपको पता है, आपने किसी और के अकाउंट में पैसे जमा कराने हों ज़िंदगी में कभी भी, अगर आपने किसी और अकाउंट के अकाउंट में पैसे जमा कराने हो तो आप सिंपल उससे उसका अकाउंट नंबर मांगते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने जरदारी ने आपसे पैसे मांगे, उन्होंने कहा यार आप स्टूडेंट हो, मुझे ज़रा पैसे चाहिए थोड़े से, तो इन्होंने आपसे पैसे मांगे, आपने कहा यार चलो यार दे ही देते हैं, 100 रुपया दे देते हैं, 100 रुपया यार मेरी तरफ से, चलो यार। तो अब आप उनका अकाउंट नंबर मंगवा लें और उनके अकाउंट में जाके उसी बैंक में आपको जाना पड़ेगा, जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना पड़ेगा। उस बैंक में जाके उनका अकाउंट नंबर बताएं, वो एक स्लिप देंगे, वो डिपॉजिट स्लिप उसका नाम होता है, वो फिल करेंगे आप और उनके अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे। आप बताएं इससे क्या हुकूमत को पता चलेगा किसके अकाउंट से पैसे निकले? नहीं, लेकिन ये तो पता चल जाएगा किसके अकाउंट में पैसे गए, लेकिन ये मसला अपनी जगह रहेगा कि किसके अकाउंट से पैसे निकले। इसलिए ये भी बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन नहीं समझी जाएगी। मटेरियल वर्थ ₹3 लाख, पेमेंट वॉज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश, आपने चेक दिए उसे या उसके अकाउंट में जाके कैश डिपॉजिट कराया है डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जिससे हम चीजें खरीदते हैं। कस्टमर कौन होता है? जिसको हम चीजें बेचते हैं। सप्लायर कौन होता है? तो मैं होंडा एटलस कार हूं, तो मैं टायर खरीदने गया हूं, तो मैंने अगले के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं, ये मेरे से गड़बड़ हुई है। अब क्या करें, इस परचेज को रिकॉर्ड करें या डेड करें? डेड करें। -350 परचेज बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹350। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा तो गरम अंडे कैंटीन पे हैं। गरम अंडे कितने का हो गया यार आजकल? गरम और अनगरम कितने का होता है? 20 का। ये 30 रुपए का, 10 रुपए अंडे गरम करने के। अच्छा मिनरल वाटर से गरम कर रहे हैं। ओके गाय, नेक्स्ट आगे चलें। मटेरियल वर्थ ₹2 लाख। क्रेस्ट हमने पढ़ा था कि एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम है, शायद आप लोगों को याद हो। तो एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम, उसको क्रेस्ट कहते हैं। किसका एब्रीविएशन है ये कोई जरूरी नहीं जानना, क्रेस्ट एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं सारे। अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि आपने मटेरियल खरीदा 2 लाख का, तो एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम कह रहा है कि ये परचेज जेन्युइन नहीं है। डिस्प्रीन या डिस्क्रिपेंसी? डिस्क्रिपेंसी क्या मतलब होता है? अच्छी चीज है या ये परचेज जेन्युइन वेरीफाई नहीं हो पा रही? तो बता दें, अगर एक परचेज है जिसको एफबीआर का सिस्टम एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे या इग्नोर करेंगे? इसको इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे सेक्शन 8 से, लेकिन अभी तो लॉजिक की बेस पे आपसे मैंने बात कर दी है कि लॉजिक की बेस पे ये परचेज रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इस परचेज को भी क्या कर दें? डेड कर दें। माइनस, मेरे पास अब जगह नहीं है, मैं -200 यहां लिख रहा हूं। परचेज, आगे बोलें। परचेज फॉर विच डिस्पेंसरी नहीं, माय डियर, डिस्पेंसरी नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, डिस्क्रिपेंसी।
₹200। भाई हो सकता है किसी ने डिस्क्रिपेंसी ही बोला हो, लेकिन साथ वाले के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ऐसी बात की जाती है, क्योंकि ये पूरा दिन मुंह बसोर के संडे को बैठा रहा है। वैसे ही आपसे मैं पूछ रहा हूँ, किसी का दोस्त है तहम्मुल मिजाज, बिल्कुल ऐसे तहम्मुल मिजाज, कूल माइंडेड, ये वो अपने आप को तहम्मुल मिजाज कह रहा है यार, हद होगी यार। आखिरी बुलेट मारते हैं जी। अब आप लोग शील्ड तैयार रखें या मैं बुलेट मारने लगाऊं। एक न्यू मशीन खरीदी है जो कि इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। मशीन की परचेज तो मैंने आपको कहा था रिकॉर्ड करने की इजाजत है, लेकिन मशीन की परचेज पे ना और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज पे लॉ मेकर खुश होता है। मशीन की परचेज पे और कौन सी परचेज पे? इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज पे कौन खुश होता है? लॉ मेकर खुश होता है। ऐसी हैं जिस पे लॉ मेकर क्या होता है माय डियर? खुश होता है। एक किस पे? मशीन की परचेज पे, और दूसरा किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पे। अब जरा जाके देखते हैं कि ये परचेज किस चीज की है? मशीन की। इस पे 18% लगाने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए न्यूमेरिकल के फेस पे अलग जगह है। लेस इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट, इनपुट ऑन मशीन, इसलिए इसको परचेज से निकाल के परचेज में ही डाल दें। तो इसका फिलहाल यहां से निकालें -350, और इस पे 18 भी लगाना है। चल तू जगह दे दे थोड़ी सी। अच्छा, -350 करके इसको ना जरा नीचे लाएं, परचेज ऑफ मशीन, और इसकी हेडिंग दे दें इनपुट मशीन। इसकी हेडिंग क्या दे दें? इनपुट मशीन। इनपुट मशीन 350 ज़रब 18%, 63। और इसको लाल मार्कर से मैं लिखने लगा हूं, क्योंकि जब मैं वर्किंग 2 में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा खाली लाल को बुलाया जाए। बादशाह सलामत क्यों? इसके छोटे छोटे करने हैं। गुस्ताख, ये कौन बोला है? अच्छा जी, तो मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज को आपने ऊपर से उतार के हमेशा नीचे ले आया करना है। जैसे सेल में भी एक चीज को नीचे ले आया करते हैं ना, सेल टू अनरजिस्टर्ड, तो इनपुट में भी इसका इनपुट जरा नीचे ले आया करना है। अच्छा, अब ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके 18% लगा दें। अब मैं कैसे लगाऊं? यहां पे ये -150 -100 -200 फिर गालो ही होगी माइनस, नहीं 350 नहीं, दरमियान में कोई और फिगर भी थी। ये वाला 350 पहले था। हद होती है, रादर वध होती है। माइनस इंटू 18%, 153। चलें जी, सवाल की दो बड़ी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब टेक लगाएं एंड हैव अ H2O ब्रेक along with NaCl with slight KMnO4।
गाइस यू टुक इट सीरियस, आपको हाजत नहीं थी पानी पीने की, फिर भी पानी पी रहे हैं कुछ लोग। प्लीज बी टेंटिव, आ जाएं आगे। पॉइंट 3, ये पॉइंट जरा हाथ खड़े करके बताएं इसका क्या करना है। पॉइंट 3, भाई अगले 6 महीने तक तो वो मैंने बात की थी ना कि आपने कोई परचेज का बिल आपसे गुम हो गया है, सुनते नहीं बातें, कोई परचेज का बिल आपसे गुम हो गया है तो वो अगर आपको अगले 6 महीने में भी परचेज का बिल याद आ जाए तो रिकॉर्ड कर लें, वो तो अलग बात है ना। अभी मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट का क्या करना है, तो क्या करना क्या है इसको, कुछ भी नहीं करना जी। कोई और कोई बता दे। नहीं परचेज तो ये है ही नहीं कहीं भी, पता नहीं परचेज का लफ्ज क्यों बोल रहे हैं, परचेज तो ये है ही नहीं, ये तो सेल है, सेल है ना, सेल है, इससे परचेज तो नहीं है ये। अच्छा भाई हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, नहीं एग्रीमेंट वाली तो बात नहीं है, वो तो हायर परचेज एग्रीमेंट था। नहीं अर्लियर, अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है, द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। तो 1 जनवरी को एफए ने एग्रीमेंट किया मजीद सन के साथ कि मैं तुम्हें चीजें बेच दूंगा 2,25,000 की, अभी डिलीवर नहीं की, एग्रीमेंट की है फॉर सेल, तुम्हें बेच दूंगा। एग्रीमेंट के मुताबिक अगला बंदा कभी भी चीजें उठा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक उठा ही नहीं, इसीलिए तो ये लाइन लिखी है, अभी तक उठा ही नहीं। तो मैंने कह दिया कि तुम जब मर्जी चीजें उठा के ले जाओ, तो अब बोले डिलीवरी नहीं हुई, प्लीज इसका मतलब लिखें, अभी अभी इस पूरी एडजस्टमेंट का मतलब नॉट डिलीवर्ड येट, डिलीवर नहीं हुई, मैंने उसे कहा जब मर्जी ले जाओ। अनडिलीवर्ड चीजों की सेल रिकॉर्ड करना, इज इट लॉजिकल इन द क्लास ऑफ अकाउंटिंग? नो, बट ही कैन पे देम एनी टाइम। तो इसका मतलब है हमारे में सुस्ती है बीइंग अ सेलर, या बायर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से टाइम ऑफ सप्लाई इज द टाइम at which it is the time at which the goods are made available to him. तो from our side these are made available, और ये सेल वाली ट्रांजैक्शन है, परचेज वाली तो नहीं है। तो made available by us, made available by us, yes it is sale because it is the time of supply, record it at sale, सेल में डाल दें, वो तो पड़ा हुआ इंक्लूड है, सेल में तो पड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इंक्लूड तो सिर्फ ये ऊपर वाले 2 थे, अगलों के साथ तो इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, तो सेल में डाल दें। जी बोले, गुड्स मेड अवेलेबल बट येट नॉट डिलीवर्ड, कोई मसला नहीं, हुकूमत को जल्दी टैक्स चाहिए, बस आप टैक्स दें। तो ये अजीब सी ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल हुई नहीं और हुकूमत को फिर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, सेल्स टैक्स ऑफ 70,000, 45,000 एंड 68,000 was paid in कैश ऑन बिजली, गैस एंड टेलीफोन। ये कॉन्सेप्ट तो इनकम टैक्स से हम उठा लेते हैं। इनकम टैक्स में आपको याद है हमने पढ़ा था बिजली के बिल वगैरह कैश में पे हो, तो डेट्स वाइज सेल्स टैक्स में भी यही रूल है कि बिजली के बिल वगैरह कैश में पे हो सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
बिजली के बिल वगैरह कैश में पे हो सकते हैं जैसे इनकम टैक्स में होते थे। अच्छा मुझे बताएं, ये पेड वाली साइड पे, परचेज वाली साइड पे डालूं या सेल वाली साइड पे डालूं? सेल के लिए वर्किंग 3 है, परचेज के लिए वर्किंग 1 है। सेल वाली साइड पे डालूं, हम वापडा वाले हैं, बिजली बेच रहे हैं या हम बिजली खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं ना बिजली, तो फिर किस में डालें? परचेज। तो परचेज में ध्यान रखना है साथ साथ कितने परसेंट लगाने? 18%। साथ साथ कितने परसेंट लगाने? 18%। लेकिन अनलकीली इस सवाल में लिखा हुआ है सेल्स टैक्स, तो इसलिए उसने नीचे डाला हुआ था कि सारी फिगर्स 100 पे पड़ी हैं जहां एप्लीकेबल हो, और जहां आपको लगे कि नहीं एप्लीकेबल ये बात, तो फिर हो सकता है कुछ फिगर्स मैं ऑलरेडी 18 पे ही पड़ी रहने दूं। तो ये फिगर ऑलरेडी 18 पे पड़ी हुई है, तो इस पे 18% लगाएंगे तो आपका 18 हो जाना है। जी बोलें। इनपुट ऑन बिल्स, अभी मैंने आपको वो डायग्राम दिखाई थी कल कि बिजली के बिलों वगैरह और इन चीजों पर परचेज पे 18% लगाने की इजाजत है बबलू बोंगू है। नहीं क्यों बोला? बिजली के बिल वगैरह या कोई भी बिल हो उन पर 18% लगाने की इजाजत है। ये याद है ना, परचेजेस में पड़ी थी चीजें। बोले जी। 7T प्लस 183। चलें जी, थोड़ा सा जरा उसको अटेंटिव करते रहा करें, उसके नॉक पे हाथ रख के हॉर्न बजाएं और आगे चलें। फिर आवाज भी निकालनी होती है ना साथ। सॉरी भाई, अगर किसी को चीजें बुरी लगती हैं तो बुरी लगाने के लिए ही कही जाती हैं। 5 बिजली की केतलियां, आंखें बंद करके सोचे बिजली की केतली में पानी खोल रहा है। 5 बिजली की केतलियां वर्थ ₹75,000। एक केतली नहीं 75,000 की, सारी 75,000 की। एक केतली 75,000 की हो जाए तो हम तो वैसे ही एथोपिया चले जाए। 5 बिजली की केतलियां वर परचेज्ड फॉर यूज इन ऑफिस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर और फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। प्रोडक्शन वर्कर्स का जो सुपरवाइजर है, फर्स्ट लाइन मींस जो बड़ा वर्कर होता है, तो प्रोडक्शन वर्कर्स का जो सुपरवाइजर है उसके लिए और फैक्ट्री मैनेजर के लिए 5 बिजली की केतलियां खरीदी 75,000 रुपए की, उनके दफ्तर में इस्तेमाल के लिए। क्या ये केतले हैं जिसमें कोई चीजें जो है वो गर्म होके गाड़ी बनाने में हेल्प करनी है? तो ये मशीन तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसको यहां डालेंगे। ये फिक्स्ड एसेट है, ये केतलियां कई साल इस्तेमाल होती हैं। फॉर यूज इन ऑफिस लिखा हुआ है, फॉर सेल नहीं लिखा हुआ। ये कोई रॉ मटेरियल या फिनिश गुड नहीं है कि हमारा केतलियों का कारोबार है। वो फिर और बात होती है अगर हमारा केतलियों का कारोबार होता। ये केतलियां हमने बेचने के लिए है या आंखें खोल के, एक तो इस क्लास में आंखें और मुराकबा ये वाली चीजें नहीं खत्म होती। ये मुझे ये बताएं कि ये बोतलें हमने जो है पूरे मॉडल टाउन की नींद है, मॉडल टाउन एल ब्लॉक की नींद आपकी क्लास में आके जो है वो उतरती है ऊपर से। तो और शादी से पहले बेगम को बता देना कि मैं खराटे लेता हूं, ताकि वो डिसीजन अपना जो है ना सही नहीं, एडवांस में बताना। मैं बता रहा हूं ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताएं कि ये प्लांट है, पहले तो ये बताएं ये फिक्स्ड एसेट है या रॉ मटेरियल है? कैसे पता चला आपको? फॉर सेल है या फॉर यूज इन ऑफिस है? फॉर यूज इन ऑफिस से क्या पता चला ये फिक्स्ड एसेट है। अच्छा, उसके बाद अगली बात मुझे बताएं, अगली बात मुझे ये बताएं कि क्या ये फिक्स्ड एसेट प्लांट है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है? तो फिर ये किसमें फॉल करेगा? तो इसका इनपुट क्या कर दें? डेड कर दें। इनपुट ऑन बिजली की केटल्स,
ये वाली कैटल्स, ये वाली कैटल्स देखी कभी आपने? कैटल्स, ये ई आता है, ये आता है ई। रुपीस कितने की? चलें जी आगे। ड्यूरिंग द मनत, कौन सा वाला मनत? हमारा वाला मनत, उधर कर दो, इधर कर दो। ड्यूरिंग द मनत हमने सिंध को सेल्स टैक्स पे किया है कोई फ्रेंचाइज सर्विसेज खरीदने पे। अब ऑब्वियसली सर्विसेज तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए वो आगे उसने बता दिया कि इनका टैक्स इनएडमिसिबल है, यानी माइनस करने की इजाजत नहीं है, नॉट एडमिसिबल, नॉट अलाउड, इनका टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो मैंने कहा था सर्विसेज की परचेज पे अगर क्वेश्चन कह देगा नॉट अलाउड है तो नॉट अलाउड कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन खामोश हुआ तो अलाउड कर दीजिएगा, क्योंकि सर्विसेज की मिसालें हमारे सिलेबस में नहीं है कि फ्रेंचाइज सर्विस क्या होती है, अकाउंटिंग सर्विस क्या होती है, कोरियर सर्विस क्या होती है, ये सर्विसेज की एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सवाल खुद बताया करेगा। क्या करें जी इस परचेज को? सवाल खुद कह रहे डेड कर दें तो कर दें। परचेज ऑफ सर्विसेज ऑफ रुपीज 8.5। अच्छा उस पर टैक्स दिया हुआ है, बट ठीक है, तो ये इनपुट है। इसका वैसे इनपुट नहीं लिखना चाहिए था, यहां परचेज ही लिखना चाहिए था हमें, जो बिजली की केतलियां थी, लेकिन इसका इनपुट दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। ओके, पहले एक टोटल करना होता है वर्किंग 3 का, फिर टोटल करना होता है वर्किंग 1 का, फिर टोटल करना होता है वर्किंग 2 का। 312 बोले, 312 312, चले 3 को पहले टोटल करें, फिर 1 को, फिर 2 को। कितना? 2570 ग्रैंड टोटल। हाँ अच्छा, जब ब्लू टिक हो गया और अगले ने ओके नहीं लिखा तो आप समझ जाया करें कि बस ठीक है, ओके हो गया है, या कुछ होना चाहिए। कुछ कॉल करके आता है कि जवाब क्यों नहीं दिया मुझे, आप जवाब ही दे दो, गली मुझे। अच्छा जी, अब टोटल्स वर्किंग 3 के हो गए। 4875 को इधर बुलाएं, बेटा इधर आना जरा। ये 1200 एग्जाम्ड सेल हमारी आज 0। हमने कोई गुल खिलाया इस सेल वाला, ऐसा गुल खिलते खिलते रह गया, तो हमने एग्जाम्ड सेल आज नहीं की। अब वर्किंग नंबर 1 336। चलें जी, अब सेल का टोटल करें। 60। बादशाह सलामत का हुक्म है काली लाल को बुलाया जाए। बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म करते हैं तो काली लाल आपके सामने हाजिर है, हमारी गुस्ताखी मत करना, फिर देखना तो। बादशाह सलामत बस 336 60 ठोठे ठोठे कर दिए जाएं खाली लाल के। खाली 336 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 270। रीप्ले का बटन दबा के 1266
रीप्ले का बटन दबा के गरम अंडे, बादशाह सलामत, काली के ठोठे ठोठे कर दिए गए हैं आपके ऑर्डर पे। चलो ठीक है, अब लाल के भी ठोठे कर दिए जाएं। बादशाह सलामत, आपसे रहम की अपील की जाती है। नहीं, कोई रहम नहीं, ठोठे किए जाएं। चलें जी, करें। 51 होली होली ठोठे करो, उनकी छेती। 1200 अब जब वर्किंग 1 2 और 3 पूरी हो जाए तो आपने अपनी ये राइट फिंगर यहां पे रखा करनी है, चिन पे। मैं फिलहाल लेफ्ट रख रहा हूं। ये यहां से फेस न्यूमेरिकल का इसके चिन से शुरू करना है, यहां से मेडिकल कॉलेज में क्लास हो। अच्छा, यहां से शुरू करना है, यहां री फंडेबल ऑन 0 रेट सेल। 0 रेट सेल का रिफंड 66 प्लस 78। जो 0 रेट सेल का इनपुट हुआ करेगा ना, वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर दिया करेगी। असल में पहले दिन अगर आपने क्लास ली हो तो आपको याद होगा, मैं 1200 पे 0% लगाया था। 1200 पे 0% लगाया था, इनमें से ये दोनों माइनस किए थे, तो इसका रिफंड हुआ है। अब आपकी नजरें सिर्फ, अब खूब नज़रों की हिफाजत की ज़रूरत है क्योंकि सवाल में फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो मैं बताऊंगा आपकी उन पे नज़र होनी चाहिए। अब आपकी नज़र इस डब्बे के अंदर होनी चाहिए, इस 1080 पे होनी चाहिए, और एक और लाल टिक लगाते हैं। पिछले महीने का इनपुट जो माइनस नहीं हो सका, इसके अलावा आपकी नज़रें जिधर भी कहीं तो आप डी ट्रैक हो रहे हैं। इस डब्बे के अंदर आपकी नज़र होनी चाहिए, इस टिक्कू पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और इस टिक्कू पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक डब्बा दो टिक्कू, एक डब्बा दो टिक्कू, बस इसके अंदर आपकी नज़र हो। और बॉल पॉइंट खुल गई, सवाल का फेस बनना शुरू हुआ। साथ वाले के मत्थे के टॉप पे हाथ रखें जहां से उसके बाल निकल के पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी, फैज एसोसिएट। सेल्स टैक्स लायबिलिटी, लाया बिल्ली अपने लिए टी, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इनपुट आउटपुट 4875। एक दफा देख लें जरा, 4875 इंटू 18%, 878 लेस इनपुट। अच्छा, इस इनपुट को हम कहा करेंगे अदर्स और इसको कहा करेंगे मशीन, लेकिन वो नीचे जा चुका हुआ है अब। अच्छा, अब ये नहीं करना कि अब नजर इधर ही रखनी है बस। 270 और
51, 270 और 51। अब ऐसा करें, 270 को अंदर बुलाएं। बेटा उठो, बेटा अंदर आओ। एक्चुअल 2, मेरा भाई पिछले महीने का मेरे पास भेजो। बंदों की तरह बात करो। किस तरह बात कर रहे हो? प्लीज सेंड माय ब्रो, आई एम मिसिंग माय ब्रो। ब्रो सेड, दो आई वाज नॉट मिसिंग यू बट आई एम कमिंग। ओके, 2 530, 90% of 878। Do not give shabash to someone, be attentive now. Okay. अब माय डियर ये बताएं कि इसमें से और इसमें से लोअर कौन सा है? इसको बाहर लीजिए। अब मुझे बताएं अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कितना करना है जो अगले महीने के न्यूमेरिकल में माइनस होगा? इन दोनों का डिफरेंस लें। 255, 255, 255, 255। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 790। कैसे, क्या मतलब? एक्चुअल माइनस करना होता है ना, एक्चुअल से ज्यादा तो नहीं माइनस करना होता। आप 790 तो नहीं वो माइनस करने देंगे, आपके चाचे के पुत्र तो नहीं है। कितना एक्चुअल था? चले 535। कितना एक्चुअल था? और माइनस भी कितना हुआ? कोई है ही नहीं तो उसको फिर कभी कैसे माइनस करें? तो प्लीज ऐसे भी हो सकता है कभी। हाँ, अगर ये 535 की बजाय 792 आता तो फिर 790 बाहर जाता और आप कहते 792 मेरा माइनस करने को दिल चाह रहा है। वो कहता नहीं 790 कर ले, तो फिर 2 कैरी फॉरवर्ड करके फिर कभी। ये कितने लोगों को समझ आ गई बात? ठीक है, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, आगे होगी सबको। जी बोलें। आसान सी बात है भाई, जब एक्चुअल ही माइनस हो रहा है तो फिर कोई बेनिफिट देने की तुक नहीं बनती ना। उसका एक्चुअल इनपुट कितना है और लॉ मेकर कह रहे हैं यही माइनस कर लो, तो फिर बेनिफिट क्या देना है उसको? अब ये कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। हाँ, and last but not the no it is last and least as well. Add 4% sale to unregistered 1080। भूल गया था ये 43। क्लास के बाद आना जरा। आ ही ना जाए। मेरा दिल बोल रहा था। पेएबल टू गवर्नमेंट 335। ऑनलाइन वालों, भाइयों, खुदा के लिए जिंदगी में कभी आ जाओ जूम मीटिंग में। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिंदगी में कभी जूम मीटिंग में नहीं आए। आप लोगों की आवाज़ सुन लें, आप लोगों का इलाका पता चल जाए, आप लोगों को मसले मसाइल हैं वो पता चल जाएं। कुछ जो चीज़ें हैं वो खुद ही सोच के बैठा ना करें, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो आया करें, बताया करें, बात किया करें, वो मसलों का हल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप आते ही नहीं,
बहुत से लोग हैं, कुछ लाहौर वाले पता चले हैं, कुछ गुजरांवाला वाले, कुछ पेशावर वाले, कराची वाले, आज तक इन्होंने जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं की। कभी ज्वाइन करके देखें वो होता क्या क्या उधर। पचासीवें लेक्चर में हमें ये बता रहे हैं, शुरू में बता देते तो हम भी आ जाते। कभी जूम मीटिंग नहीं ली उसने? सिप्तैन नाम है उसका। सिप्तैन खड़े हो जाएं। कितने लेक्चर पेंडिंग है उसके? आपका दोस्त भी है कासिम इलाका? ठीक है कासिम भाई, सियालकोट से कभी आइएगा तो मिलिएगा। अच्छा जी, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो जूम मीटिंग हो ना ऑनलाइन वालों, उसमें आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए और आपकी रिपोर्ट शेयर की जाए उनसे। अच्छा जी, तो शायद 0 अटेंडेंस होगा इस दफ़ा। पेज 547 इज डन। इस पे अपने साइन कर दें। करें भाई ब्यूटीफुल से साइन। चलें आज साथ वाले की बुक पे करेंगे, यादगार रहती है, ज़रा साइन कर दें अपने उसकी बुक पे प्लीज़। हाइब्रिड वालों थोड़ी सी बाजू एक्सटेंड करके साथ वाले की बुक पे अपने साइन दें। चलें जी, शुक्रिया लिख के आगे चलें। जब ये सफ़ेद बालों के साथ आपको मिलेगा तो याद आ जाएगा, एक टाइम लगेगा पहचानने में, याद आ जाएगा। सफ़ेद बाल, दांत टूटे हुए, ज़्यादा हो गई। अच्छा जी, अब माय डियर आप ऐसा करें, माजरत, अब आप ऐसा करें कि बीना सिकंदर की तरफ आ जाएं। बीना सिकंदर, बीना बीना सिकंदर इज अ लॉयर, लायर नहीं। पेज 412 पे है बीना बाजी। बीना सिकंदर इज अ लॉयर एंड ओन्स अ लॉ फर्म। नौकरी नहीं कर रही, ओन्स अ लॉ फर्म। पेज नंबर 412, फुल स्टॉप तक मैंने पढ़ा है अभी। बीना सिकंदर इज अ लॉयर एंड ओन्स अ लॉ फर्म। तो बीना सिकंदर एक बिजनेसमैन है। she is also, छोटे छोटे मसले आप लोगों के, she is also डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स लिमिटेड। इसके अलावा वो नौकरी भी कर रही है। डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर टैक्स ईयर 2012 आर एज फॉलोज। रेवेन्यू, सैलरीज, गिफ्ट, डोनेशन, लीज चार्ज, इनकम टैक्स। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट बस नोट करने का टाइम तो नहीं है, अब साथ साथ देख लें बस। अच्छा भाई, ये जो बैड डेट रिकवरी होती है ना, ये असल में ज़रा अटेंटिव होना है। ये इसमें 3 फिगर्स दी होती थी, लेकिन ये ऐसा सवाल था जिसमें एक फिगर दी हुई थी। रेवेन्यू में पड़ा है 7.5 लाख जो रिकवर हुआ है राफिया से। ये कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, असूली तौर पे अदर इनकम में पड़ा होना चाहिए, रेवेन्यू में नहीं पड़ा होना चाहिए। लेकिन कहीं भी पड़ा हुआ तो प्रॉफिट में तो ऐड है ना। कोई चीज़ चाहे रेवेन्यू में पड़ी हो चाहे अदर इनकम में पड़ी हो, यहां तक तो ऐड हो चुकी है ना, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेवेन्यू में पड़ी हुई है। ये है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी, रिकवर्ड फ्रॉम राफिया। ये अकाउंटिंग वालों की, ये तो हमने उल्टानी होती है, ये हमने उल्टानी होती है। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी 750। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि राइट ऑफ हो गया था वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फॉर 2010, जो कि हमने राइट ऑफ कर दिया था 2010 की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए।
और ये डेट उसको हमने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी थी, उसको कोई मशवरे दिए थे, तो काफ़ी लड़ाई हुई थी। असल में ना ये राफे आई थी बीना सिकंदर के दफ्तर, तो बीना सिकंदर ने इसके बाल छल खींचे थे कि तूने 7.5 लाख मेरा दबाया हुआ है, और राफिया ने फिर कहा मैं क्या करूं, जो कर ले करना है। इसने जूते भी उसके उतार लिए थे, सब कुछ कर के बहुत कुट लगाई थी। बीना वाज अ स्ट्रांग वुमेन, तो वो फिर राफिया फिर बातों में फिर आ गई। 2010 के पैसे लेके भागी हुई थी ये, और फिर 2012 में राफिया आ गई। फिर उसने कहा बस बहुत ज़्यादा हो गया बीना, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। तो अब तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बीना को इसके पैसे मिल गए। तो अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी निकालने के लिए हमने वर्किंग नंबर 2 करनी है। वैसे बड़ा सीन हुआ होगा, कभी सोचें कि राफिया ने बीना के पैसे मार लिए, फिर जो हुआ होगा 7.5 लाख रुपए ऊपर से, फिर जो हुआ होगा वो तो पता नहीं महल्ले वालों ने सुना होगा ये, तो इसलिए आवाज आहिस्ता करके लड़ना चाहिए। अच्छा, अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट 7.5 लाख रुपया। वो आप साथ वाले के जो है वो 500 रुपये मार लें तो परेशान रहते हैं 2 दिन, तो 7.5 लाख रुपया मार लिया था। आप बात को इजी ले रहे हैं। अच्छा जी, 7.5 लाख रुपया, तो अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 7.5 लाख लेस एक्चुअल बैड डेट। अच्छा, एक्चुअली कितने लेके भागी थी? अब ये कहीं बताया नहीं हुआ, तो कहीं क्या क्या कहूं, जो लेके आई ये वही लेके भागी होगी ना। अब और नहीं सवाल ने बताया हुआ, मोबाइल छाड़ मोबाइल। इतनी अटेंशन से ना हम क्लास ले रहे हैं और इस एक्चुअल बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट सवाल में नहीं बताया हुआ, तो कितना होगा फिर? 7.5 लाख या 7.5 लाख? 7.5 लाख। अच्छा, अब सवाल यह है कि टैक्स वालों ने कितना राइट ऑफ करने दिया था। यहां आके गेम ऑन होगी। डेट हैड बीन अल्हम्दुलिल्लाह राइट ऑफ इन 2010 में उन्होंने राइट ऑफ करने दिया था। 2010 में उन्होंने राइट ऑफ करने दिया था। और अगर यह लिखा होता डेट हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, नहीं करने दिया था, फिर बिल्कुल सिनेरियो बदल जाता। अभी मैं सवाल के ऊपर रह रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है, प्लीज ना करें ना हाइब्रिड में लास्ट रो, क्या देखें ना, समझा करें हम कितना अरसा हो गया कहते हुए, 85 दिन हो गए। तो लेस प्रीवियसली अलाउड, पास्ट में माइनस कितना करने दिया है? पूरा 750। ये देखें ना, ये अगर 0 होता तो आगे सारी फिगर्स बदल जानी थी। तो इसलिए कभी कभी एक फिगर से भी खेलना पड़ता है। 3 फिगर से, 3 बॉलों से खेल खेल के एक्सपर्ट हो गए। एक बॉल आई, अब समझ ही नहीं आ रहा केड़े हाथ कैच कराइए, केड़े हाथ से फड़िए, एक बॉल, तो 3 से एक्सपर्ट हो गए हैं। तो 3 फिगरों से खेलते थे, आज फिगर कितनी आ गई? 1, उसी ने हिला के रख दिया। कितने लोगों ने ये वाली कैलकुलेशन घर में की थी? हाथ खड़ा करें, वेल डन। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए हुए थे ना, उनकी ऐसे आंखें खुली नहीं थी और थोड़ा सा मुंह। 750। अब ये किनका वाला बैड डेट रिकवर्ड है? टैक्स वालों का। इसको क्या करते हैं टैक्स वालों के बैड डेट को? बैड डेट नहीं, सॉरी, बैड डेट रिकवरी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब कुछ बच्चे क्लास को आके सवाल पूछते हैं कि आज आके खोती बोर्ड थले लेस भी कर दी, ऐड भी कर दी, गलती हुई होगी, लेकिन करना है आपने। सॉल्यूशन में भी हुआ हुआ ऐसा? ओके। नहीं, वर्किंग शो करना कोई इतना जरूरी नहीं। अगर आप ऐसे कर दो, ये वाला 750 इस तरह लिखो और उससे माइनस करो, फिर इस वाले 750 में से ये वाला 750 माइनस करके और ये ले आओ। ये इस तरह भी वर्किंग शो कर सकते हैं। अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन। बिल्कुल वर्किंग टू की कोई नंबर नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। इसने सही सवाल पूछा है, मैंने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है इस तरह माय डियर। लेकिन इस तरह करना कि लब्बू मैंने 750 निकाला हुआ है, तो मैंने कहेगा चल फिर ओके। लेकिन अगर ये 0 होता फिर मसला हो जाना था, फिर ये 0 आना था और फिर ये 0 इधर ऐड होना था। तो असल में फिर आपने जो हाइब्रिड में जा रहे हैं, हाउ डेयर दीज पीपल। ये कल जरा मुझे बताना है ये कौन थे स्टूडेंट, ठीक है? कल मुझे जरा बताना है।
और पता भी करेंगे अगर किसी के पास फ़ोन नंबर है, चलती गाड़ी से छलांग मारना तो वो कभी हमने नहीं ज़िंदगी में ट्राई की। चलें, कल मैं आपको इसकी तस्वीर खींचने दूंगा, अभी आगे चलें, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। और अगर इधर लिखा होता है हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ तो फिर कहानी बदल जाती। सैलरी में 50,000 और 70,000 पड़ी है, बीना अपने आप को तनख्वाह दे रही है, पागल ही हुए। ओ बाजी तेरा अपना बिजनेस है, नहीं मेरी को नौकरी, मेरी तनख्वाह रखो मेरे बिजनेस में, मेरी तनख्वाह लेने की आदत पड़ी हुई है, चपेड़, तेरा अपना बिजनेस है। एड बीना सैलरी इनटू 6 लाख, तो ओनर अपने आप को तनख्वाह दे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, जिससे पार्टनरशिप में भी पड़ा था। अपने भाई को तनख्वाह दे रही है, उसका भाई उसके बच्चों को देखते है जब वो दफ्तर के अंदर आके लड़ रही होती है राफिया से, नहीं सॉरी, उसका भाई तो उसके दफ्तर के काम देख रहा है, फिर तो भाई नहीं है, फिर तो ये लाइन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये तो नौकर है। छोटे चाल है क्या, ये तो ये वाला चक्कर है। इधर सैलरी में ऐड कर दें, कौन सी सैलरी में ऐड कर दें माय डियर? ये यार उसका न्यूमेरिकल नहीं हो रहा कि उसकी मैं सैलरी में ऐड करूं ब्रदर की, ये तो अभी बीने के बिजनेस की बात हो रही है, बीने के बिजनेस की बात हो रही है। तो माइनस दोबारा कर दें ब्रो की सैलरी, ब्रो सैलरी हु इज वर्कर, दोबारा माइनस कर दें। तो आपको पता है मैंने बताया था जो खर्चा माइनस हो चुका होता है और होना भी चाहिए था तो उसको आप डैश डाल के लेस कर देते हैं, डैश डाल के लेस कर देते हैं, यानी नहीं लेस करना ना, ठीक है, ये दिल में आपने सही सोचा। गिफ्ट्स उसने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं, जब कभी राफिया पहली दफा आई होगी कोई अपना केस लेके, उस वक्त तो हो सकता है राफिया को भी गिफ्ट दे दिया हो, कहा वापस कर मेरे गिफ्ट, तो इसने सही चीखा था उस दिन, मैं आपको बता रहा हूं 2010 में क्या हुआ था। अच्छा, गिफ्ट्स देती रहती है, अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट दे देती है, कोई डायरीज वगैरह कोई और चीजें, अपने बेटे को गिफ्ट दे रही है, बिजनेस का खर्चा है वीना, हुन नहीं वीना हुन सानू भी पता है, तू तो खिंच ले बाल सानू, रियली सॉरी यार, इट वाज ऑल इंटेंशनल। एंड डोनेशन, ये दोनों बिजनेस के खर्चे, लेकिन क्लाइंट्स को गिफ्ट देना कहीं नॉट अलाउड में नहीं है, बिजनेसेस क्लाइंट्स को गिफ्ट देते रहते हैं, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। तो लेस क्लाइंट के गिफ्ट्स कोई मसला नहीं है और ये खर्चों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये देखें आपकी भी बॉल पॉइंट इसी तरह लिख रही है इस वक्त रजिस्टर पे, मेरी नहीं लिख रही। मैं भी सवाल करके आ जाता, मैं भी आज डिस्कशन बड़े मजे में ले रहा होता, काश मैं भी सवाल करके आ जाता। एड सन, गिफ्ट टू सन, मेरे सूरज, मेरे चांद, मैं बबलू, तू दफ्तर आ गया, ये ले 50,000 रुपए। अम्मी वो राफिया बाजी से आप लड़नी थी, भी आवाजें, बेटा चुप, तू गिफ्ट ले जा घर 50। अम्मी कौन है ये राफिया बाजी? ये बेटा ये जिसके बाल मेरे अम्मी, हाँ तो एक दो तो उतर ही आते हैं ना, इंसान है क्या ग्लू से लगाए हुए हैं। एंड टू, सॉरी भाई अगर किसी को बुरा लग रहा है, रियली सॉरी, आई विल ट्राई टू मेंटेन दिस एग्जांपल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। डोनेशन बोलें, अच्छा इसको रिक्लासिफाई करना है, जब न्यूमेरिकल का फेस आएगा तो इसका टैक्स क्रेडिट देना है। एक व्हीकल है जो वो सिर्फ दफ्तर के कामों में इस्तेमाल कर रही है, उसने बैंक से लीज पे ली हुई है,
तो इसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड करके रेंटल माइनस करना होता है। ये बिजनेस के लिए यूज हो रही है ना। तो लीज शुरू हुई है 1 मार्च को। लीज चार्जेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है 5 लाख का। भाई ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय डिफ़ॉल्ट रिफंडेबल होता है, तो इसलिए ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये जो चीज़ वापस मिल जानी है, जो चीज़ आपको रिफंड हो जानी है, वो कैसे खर्चा है आपका। एक दफ़ा पहले भी हमने किया था कतील वाले क्वेश्चन में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि बिजली का मीटर लगवाया था तो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया था। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिख लें, बिजनेस का खर्चा नहीं होता। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पे करते हैं वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी क्या मिल जानी है वापस। एक दफ़ा हमने सिक्योरिटी पे की थी बिजली का मीटर लगवाने के लिए, आज सिक्योरिटी किस लिए पे की है? गाड़ी को लीज पे लेने के लिए। सिक्योरिटी इसलिए शायद पे करनी पड़ी कि कल कलां को डर है कि हम गाड़ी लेके भाग ना जाएं, तो फिर बैंक वाले आके बीना के साथ लड़ेंगे। ओके, तो चलें जी, क्या करना है आप? ऐड कर दें सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है बेटा, जाओ आप दरवाजा खोल दें इनको। कितना? 500। चलें जी, ठीक है, अब इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अभी एक होमवर्क में सवाल ले लें आप। चैप्टर नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, एक और है, क्वेश्चन 10। अच्छा, वैसे ही आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, इस सवाल में उसने पूछी होगी, परचेज का बिल आपके नाम का होना चाहिए या आपके अंकल के नाम का? हमारे नाम का। बस ये आप लोगों ने सही जवाब दे दिया। अच्छा, अब इस सवाल में कोशिश कीजिएगा आपका पेएबल टू गवर्नमेंट मैच कर जाए पहली ट्राई में। तो एक तो हमने क्लास सर वाला सवाल दोबारा करना है, फैज वाला, एक बीना वाला सवाल दोबारा करना है, और एक मिस्टर क्लेवर वाला सवाल करना है। और फिर जब टाइम बच जाएगा तो फिर चैप्टर 2 इंशाल्लाह आप जरा रिवाइज कर लें, वो भूल चुका है आपको। चैप्टर 2